सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं शालिग्राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कालांश में हम सभी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता फसल की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व के कालांश में आप सभी नागार्जुन जी द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता का अर्थ आपने समझ लिया था। आइए बच्चों, हम सभी फसल कविता को लिखने के उद्देश्य से उसके केंद्रीय भाव को समझने का प्रयास करते हैं। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। अर्थात फसल के पीछे कितने सारे तत्वों का, सजीव और निर्जीव सभी का सम्मिलित योगदान होता है, उसका उल्लेख करने का प्रयास कवि ने किया है। कविता यह भी रेखांकित करती है, अर्थात यह भी दर्शाती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। सृजन का तात्पर्य है निर्माण, नई रचना। जब तक प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे को संतुलित रूप से आगे ना बढ़ाएं, तब तक यह कार्य असंभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। आप सभी देखेंगे कि यह कविता बिल्कुल ही बोलचाल की भाषा की सहज अनुभूति या सहज आसानी से समझ में आने योग्य है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। उपभोक्तावादी संस्कृति यह ऐसा है कि व्यक्ति उत्पादन नहीं करना चाहता, केवल उपभोग करना चाहता है। एक निश्चित राशि कमाकर उसके बदले में वह जितने अधिक हो सके उत्पाद ले लेना चाहता है। तो उपभोक्तावादी संस्कृति वास्तव में हमारे लिए नुकसानदायक है। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि यदि हर कोई व्यक्ति नौकरी यदि चाहे, शासकीय नौकरी या लिखा पढ़ी की ही नौकरी, सभी लोग यदि चाहे कुर्सी की, तो फिर आप सोच सकते हैं कि हम जो खाने पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वह हमें कहाँ से मिलता है? खेतों से। तो यदि खेतों पर काम करने वाले लोगों की, गुणवत्तापूर्ण काम करने वाले लोगों की कमी हो जाए, तो सोचिए ये सभी सामग्री हमें बाहर विदेशों से मंगाना पड़ेगा और उसकी कीमत उनके अनुसार निर्धारित स्वरूप में खरीदना पड़ेगा। तो यह उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस दौर में कवि ने कृषिवादी संस्कृति की ओर ले जाने का प्रयास किया है। और सच्चे अर्थों में कहें तो यह कविता विज्ञान, साहित्य, पर्यावरण तीनों का सुंदर सम्मिश्रण दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए कविता के प्रथम अंश से हम अवगत हो जाते हैं। फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? तो कवि प्रस्तुत अंश में आप सभी देख रहे हैं, बता रहे हैं कि फसल को परिभाषित करने का प्रयास किया है उन्होंने कि जिस फसल का हम आसानी से अपने पालन पोषण उपभोग के लिए प्रयोग करते हैं, उसे तैयार होने में कितनी मेहनत लगती है। कई नदियाँ प्रवाहित होती हैं जिस सिंचाई के माध्यम से हमारे यहाँ अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नदियों का ही जल। फिर मजदूर, श्रमिक लगते हैं,
वैसी मिट्टियों में गुणवत्ता होनी चाहिए। तो इन सभी के सम्मिश्रण से फसल तैयार होता है। ये बच्चों, इसमें आए कुछ कठिन शब्दों से हम परिचित हो जाते हैं। कोटि अर्थात करोड़, स्पर्श था छुअन, संपर्क, गरिमा अर्थात गौरव, महिमा भी कह सकते हैं, गुणधर्म विशेषता, खासियत। आइए बच्चों, हम प्रस्तुत अंश की व्याख्या की ओर चलते हैं। प्रस्तुत कविता फसल हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई है, जिसके रचनाकार बाबा नागार्जुन जी हैं। और कवि ने स्पष्ट रूप से यह तय किया, बताया कि फसल को उत्पन्न करने के लिए मनुष्य और प्रकृति दोनों मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और परस्पर सहयोग के बगैर यह महत्वपूर्ण सृजन का कार्य असंभव है। तो कवि कहता है कि फसल को उत्पन्न करने के लिए एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, वो एक दो नहीं बल्कि अनेक नदियों से प्रवाहित होने वाली, बहकर आने वाली पानी अपना जादुई प्रभाव दिखाता है। तो नदियों के पानी में जो पत्थरों के, पहाड़ों के घर्षण से, वहाँ के मिट्टियों को बहा कर लाने से, वहाँ के पत्तियों को, वनस्पतियों को बहा कर लाने से जो पानी में, नदियों के पानी में गुणवत्ता आ जाती है, उनका उसे जादू कहा गया है। तो वो पानी, नदियों का जल जो है, वास्तव में इस प्रकार के जादुई तत्व को, जो फसल तैयार करने में सहायक होता है, उसे बहा कर ले आती है, केवल अकेले बहकर नहीं आती। तो कवि कहते हैं कि उसी पानी के कारण यह पनपती है और बढ़ती है, दिन प्रतिदिन इसे पोषण मिलते जाता है। फिर कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, और लाख लाख नहीं, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। हाथ अर्थात मजदूर के हाथ, जो वहाँ पे कार्य करते हैं, किसान के हाथ, जो उन फसलों को तैयार करने में पूरे फसल की शुरुआत से लेकर अंत तक, कटाई तक अपने हाथों के स्पर्श से अपना साथ उसे देते हैं। तो इसे उगाने के लिए किसी एक व्यक्ति के नहीं, दो व्यक्ति के नहीं, बल्कि लाखों और करोड़ों हाथों के द्वारा छूने की गरिमा छिपी हुई है। उनके स्पर्श से भी उन फसलों में कुछ जादू सा होता है, जिससे उनको बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आप सभी जानते हैं, एक बहुत ही विशेष प्रकार का पौधा, जिसे हम लाजवंती भी कहते हैं, छुई मुई भी कहते हैं, जिसे छूने से ही वह सिकुड़ जाता है, उनकी पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसे ऐसे प्रकृति में पौधे और चमत्कारिक औषधियाँ मौजूद हैं। तो यह लाखों करोड़ों इंसानों के परिश्रम का परिणाम है। कवि यही कहना चाह रहे हैं कि ये फसल वास्तव में एक दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों व्यक्तियों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। यदि व्यक्ति परिश्रम करना छोड़ दे, उन हाथों का स्पर्श फसल को ना मिले, तो वह यूं ही नष्ट हो जाएगा, उसे संभाला नहीं जा सकेगा। फिर आगे कवि कहते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो कवि कह रहे हैं कि इसमें एक दो खेतों की मिट्टी नहीं प्रयोग में लाई गई है, इसमें तो हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी की विशेषताएं छुपी हुई हैं। और वे विशेषताएं हैं फास्फोरस, आयरन, ऐसे जो तत्व होते हैं, वो सभी प्रकार के खनिज तत्व जो मिट्टी में रहती है और पौधों के लिए पोषक तत्व का कार्य करता है, नाइट्रोजन, इस प्रकार से। तो मिट्टी के गुणधर्म इसमें छुपे हुए हैं। तो कवि ये कहना चाह रहे हैं, जब आप इतना समझ गए कि ये पानी के, नदियों के पानी का जादू है, कई हाथों के स्पर्श की महिमा है, साथ ही कई प्रकार की मिट्टियों का यह गुणधर्म उसमें समाहित है, तो फसल क्या है?
इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि इसकी परिभाषा आप स्वयं समझ सकते हैं कि फसल कोई सामान्य चीज़ नहीं है, इसे बनने में कई मेहनत प्रयास लगते हैं। और आइए बच्चों, हम इसके अंतर्गत आए काव्य सौंदर्य को समझने का प्रयास करते हैं। कवि नागार्जुन ने प्रकृति और मनुष्य के पारस्परिक अर्थात एक दूसरे से संबंधित सहयोग एवं निर्भरता का वर्णन किया है कि ये एक दूसरे पर निर्भर और सहयोग किए बगैर नहीं रह सकते। भाषा आपने देखा तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी जो बोलचाल की भाषा है, आसानी से समझ में आने योग्य है, का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद की शैली है, किसी प्रकार की मात्रा या वर्ण की गणना से यह बंधी हुई नहीं है। रस बिल्कुल इस प्रकार की रचनाओं में शांत रस ही नजर आ रहा है। लाख लाख कोटि कोटि हजार हजार में आप देख सकते हैं बार बार यह शब्द आया है, दोहराव के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा आपको देखने को मिल रहा है। और गुण शांति परक रचना होने के कारण प्रसाद गुण काव्य गुण के रूप में इन अंशों में प्रयुक्त हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी इस कविता के दूसरे अंश की ओर आगे बढ़ते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ परिभाषा बहुत ही सुगठित ढंग से दी गई है। प्रकाश संश्लेषण जो विज्ञान की रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आता है, विज्ञान में एक क्रिया है जो फसलों के निर्माण के लिए, फसल के द्वारा भोजन स्वयं का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो उसका यहाँ पर बड़ा ही साहित्यिक चित्रण कवि ने किया है। तो इसीलिए यह विज्ञान, पर्यावरण और साहित्य सभी का निचोड़ यहाँ पर दिया गया, साथ में समाज का भी, क्योंकि मजदूर और किसान भी इसमें सम्मिलित हैं। इसके बगैर इसकी महत्ता प्रतिपादित नहीं की जा सकती। तो आप देख रहे हैं सूरज की किरणों से तपती, अपना भोजन निर्माण करती फसलें। फिर दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की वैरायटी है, इसे कोई ब्रेकफास्ट या नाश्ता ना समझें। आप देख रहे हैं इसमें काली भूरी मिट्टियाँ नज़र आ रही हैं, साथ में संदली जो मिट्टी है वह है सैंडल के प्रकार का, मतलब चंदन की लेप जैसे जो बिल्कुल साफ धवल नज़र आती है, वो मिट्टी संदली मिट्टी कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इसमें आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ से परिचय प्राप्त कर लेते हैं। का परिचय प्राप्त करते हैं। महिमा अर्थात महत्ता, महत्व, गौरव के रूप में भी ले सकते हैं आप। संदली मिट्टी, चंदन की लेप जैसी दिखने वाली मिट्टी। रूपांतर अर्थात बदला हुआ, परिवर्तित। संकोच अर्थात लज्जा कह सकते हैं, हिचक या झिझक एक प्रकार की। थिरकन, थिरकना अर्थात लहराना, लहर, बहाव, ये आप कह सकते हैं। आइए बच्चों, प्रस्तुत अंश की व्याख्या की ओर पहुंचते हैं। प्रस्तुत कविता फसल हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज से ली गई है, जिसके रचनाकार बाबा नागार्जुन जी हैं, जो हिंदी साहित्य के प्रखर और आधुनिक कबीर के रूप में संज्ञा प्राप्त करते हैं। कवि ने स्पष्ट किया है कि फसल उत्पन्न करने के लिए मनुष्य और प्रकृति मिलकर प्रयास करते हैं, सहयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं पहले पंक्तियों में फसल निर्माण के कुछ प्रक्रिया के बारे में आपको बताया गया, निर्माण की प्रक्रिया को, और यहाँ उसकी परिभाषा गढ़ दी गई। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, जितना कुछ ऊपर बताया गया बिल्कुल उसी का सम्मिश्रण है। नदियों के पानी का जादू है वह। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे यह प्रश्न करते हैं कि फसल क्या है, अर्थात
यह कहाँ से और कैसे पैदा होता है। इसके बाद कवि खुद उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है। और उस जादू में हमने देखा कि वह पहाड़ों से खुद ठोकर खाते हुए, कलकल करते हुए, साथ में मिट्टी, पत्ते, वानस्पतिक गुणों से युक्त जलधारा, इन सब को प्रवाहित करते हुए वह सिंचाई के माध्यम से फसल के जड़ों तक पहुंच जाती है और उसी जादू के चलते हमें फसल को बढ़ाने में मदद मिलती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, अर्थात किसानों और मजदूरों के द्वारा जो खेतों पर दिन रात काम किया गया उसका ही यह प्रभाव है, उनके द्वारा उनके साथ समय बिताए जाने का ही परिणाम है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कवि कह रहे हैं कि यह मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान बना देती है। आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, भूरी, काली, संदली, अलग अलग फसलों के लिए। तो उन विभिन्न प्रकार के मिट्टियों के गुणों से युक्त होने के कारण हम फसल को सोने से भी ज़्यादा, जब पकने पर वह तैयार हो जाता है तो सोने से ज़्यादा मूल्यवान पाते हैं। इसे सोने से ज़्यादा मूल्यवान क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे पास यदि मात्र सोना ही सोना हो तो हम सोने को खाकर अपना पेट नहीं भर सकते, उसके लिए हमें फसल ही चाहिए। और रूपांतर है सूरज की किरणों का, अर्थात सूरज, आप सभी जानते हैं कि फसल को या किसी भी प्रकार के पौधों को, पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हवा, पानी, सूरज की किरणें, मिट्टी, ये सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसे आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विज्ञान में जानते हैं, H2O पानी के रूप में, फिर मिट्टी, सूरज की किरणें इत्यादि। तो कवि कह रहे हैं कि सूरज की किरणें ही रूपांतरित हुई हैं, परिवर्तित हुई हैं, उसने ही इसे भोजन निर्माण करने के योग्य बनाया है, तो उसका भी बहुत ही योगदान है। हवा और सूरज की किरणों का हम पर उपकार है, जिसके कारण यह फसल तैयार होता है, पैदा होती हैं। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। आप देख रहे हैं, कवि का कहना है कि हवाएं जब चलती हैं फसलों के ऊपर तो बिल्कुल वह लहराते हुए झुक जाती हैं, जो उसके सिमटने का, जैसे वो हवा के चलने से लजा रही हों, शर्मा रही हों, झिझक पैदा कर रही हों, ऐसा नज़र आता है। तो असल में उन हवाओं के माध्यम से उनको शीतलता मिलती है, जो सूरज की तप्त रोशनी को उससे सुरक्षा करने में मदद करती है। तो यह भी है। तो अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा हैं, अपने जीवन को बनाए रख पाने में, अस्तित्ववान बनाए रख पाने में सक्षम हैं। तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की जरूरत पड़ती है, और जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान होता है। प्यारे बच्चों, आइए हम प्रस्तुत काव्यांश के काव्य सौंदर्य पर नजर डालते हैं। कवि नागार्जुन ने प्रकृति और मनुष्य के अस्तित्व को परस्पर निर्भर बताया है, अर्थात एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। भाषा आपने देखा, तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी, जो बोलचाल की ही भाषा है, आसानी से समझ में आने योग्य है, का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद की शैली, जो किसी भी प्रकार की वार्णिक या मात्रिक छंद की गणना से बंधी हुई नहीं है, उस परिपाटी से भिन्न है। रस शांत रस है। अलंकार, आपने यदा कदा देखा कि फसल को परिभाषित करने का प्रयास किया गया, जिसमें उसमें सीधे कह दिया गया कि यह फसल वास्तव में नदियों के पानी का जादू है। तो बिल्कुल वह उसका ही रूपांतरित रूप है। सूरज की किरणें हैं, मिट्टियों के गुणधर्म से युक्त है। तो यहाँ हमें सभी अंश में रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है। काव्य गुण के अंतर्गत शांतिपरक होने के कारण ये रचनाएं
ये पंक्तियाँ प्रसाद काव्य गुण के अंतर्गत आएंगी। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको यह कालांश अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।